हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास का साइंस चैप्टर 3 के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 3 को आपने कितना अच्छे से पढ़ा है और किस तरह से हमने क्वेश्चन को अरेंज किया। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे जिन्हें अंततः पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पे देखिए, इनका जो पहला पॉइंट था ये बिल्कुल पॉइंट करेक्ट था। अगर हम बुक के रेफरेंस देखें तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये चैप्टर 3 है, परमाणु एवं अणु, और इसमें आप देख पाएंगे पहले पॉइंट में लिखा गया कि महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंततः एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। यानी यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य नाम दिया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी पढ़ पाएंगे कि लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक जो थे वो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, और उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट। तीसरा आता है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक इन दार्शनिक विचारों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अत्यधिक प्रयोगात्मक कार्य किए जा चुके थे। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत तक इन विचारों की वैधता जो है वो सिद्ध करने के लिए कई अधिक प्रयोगात्मक प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुए थे। ये केवल एक तरह के दार्शनिक विचार पर आधारित था। यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट पे भी पढ़ पाएंगे, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो गलत होगा। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, सत्य के रूप में बताना था तो 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इसी तरह से हम बाकी प्रश्नों को भी रेफरेंस के थ्रू आप देख पाएंगे कि लगा रखे हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। तो अगर आपने बुक को पढ़ कर के आए हैं तो बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट कह रहा है, सेकेंड पॉइंट है कि रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित करके रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था किसने। तो महत्वपूर्ण आधार किसने प्रदान किया था, तो हम यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन बी, यानी लेवाइजिए, जो कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ पाएंगे कि वैज्ञानिक जो लेवाइजिए थे, इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया था जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था। तो सारी चीज़ें आपके बुक से ही हमने लिया, तो ऐसा मत सोचना कि कहीं से भी हमने कुछ भी उठाया, तो आप आराम से देख पाएंगे, बस आराम से पढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या घटित होता है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग होता है कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन सी निकल करके आ जाता है। चौथे पॉइंट पे बात करते हैं कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है। तो हम जानते हैं कि यौगिक में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो सदैव 1:8 होता है। ठीक है, 1:8, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, इसको हम थोड़ा सा बुक में भी देख लेते हैं, कहाँ पे लिखा गया। देखो, यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार अगर आप बाकी के देखेंगे, जैसे कि अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित की गई हो। ठीक है, तो यानी यौगिक में जो भी उनके द्रव्यमान रहते हैं वो सदैव एक जैसे रहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट कह रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है, जिसे प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल हमारा सही होगा। चलो यहाँ पर आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख पाएंगे
कि स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, मतलब उपरोक्त उदाहरणों के अनुसार ही स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। और प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे कि इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, यानी कि प्राउस्ट के नियम के अनुसार जो स्थिर नियम का अनुपात है वो पॉइंट बिल्कुल सही है। दोनों यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तो सही है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात जो है द्रव्यमान के अनुसार सदैव 3:14 के अनुपात में रहता है। अभी जस्ट हमने देखा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो 14:3 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सत्य के रूप में देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड सत्य है। फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। राइट, आगे बढ़े। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और इसी तरह के आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कथन कह रहा है कि किसी बहुपरमाणविक आयन वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय कोष्टक का उपयोग हमेशा अनिवार्य होता है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब हम बहुपरमाणविक आयन वाले रासायनिक मतलब यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखते समय कोष्टक का प्रयोग हमेशा अनिवार्य होता है। ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम मतलब रासायनिक सूत्र लेखन के नियम के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुपरमाणविक आयन की संख्या अगर मतलब संख्या केवल एक से अधिक हो तब हम जाकर के कोष्टक की मतलब अगर एक से अधिक होती है मतलब एक से अधिक होती है तब कोष्टक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर केवल एक हो तो उसके लिए कोई कोष्टक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यहाँ पर कह रहा है कि हमेशा कोष्टक लिखना अनिवार्य है। ये तो गलत होगा ना। मान के चलो कि अगर NaOH हमें लिखना है तो इसमें कोष्टक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर CaOH का होल ट्वाइस लिखना है तो वहाँ पे हमें फिर आयन अगर 2, इसका कैल्शियम का आयन 2 है तो वहाँ पे कोष्टक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पहला पॉइंट हमारा पूरी तरह से गलत है। और इसको हम समझने के लिए मैं आपको अच्छे से बुक में भी समझा देता हूँ कि जब कहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। देखो पूरी तरह से हम थोड़ा आपको बता देते हैं। देखना, ध्यान से समझिएगा। देखो, बहुपरमाणविक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिख करके आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए MgOH का होल ट्वाइस। यदि बहुपरमाणविक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। यही मतलब कहने का तात्पर्य था। जैसे कि NaOH जो लिखना है तो उसके लिए तो हमें कोष्टक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर वहीं पर बहु आयन हो मतलब कि जैसे कि Mg का जो आयन है वो 2 है तो इसके लिए फिर हमें बाहर से कोष्टक 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही मिस्टेक किया गया था। तो करेक्ट आंसर फिलहाल मतलब हमारा पहला गलत होगा। सेकंड आते हैं, जो कारण कह रहा है कि कोष्टक का उपयोग तब किया जाता है जब सूत्र में बहुपरमाणविक आयन की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। मतलब ये पॉइंट बिल्कुल हमारा सही है। राइट, जैसे कि अगर हम लिखते हैं MgOH का होल ट्वाइस तो आप देख पाएंगे कि इसमें हमें लिखना पड़ता है, कोष्टक देना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि A गलत है परंतु R सही है। इस वजह से हमारा D यहाँ पर करेक्ट बनेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित सिद्ध है जो कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन बी, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आता है नेक्स्ट कि रासायनिक संयोजन के नियमों के संदर्भ में स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किस वर्ष के आसपास में किया था। तो इन्होंने इसका जो है प्रतिपादन 1799 के आसपास में किया था। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला सवाल आता है कि परमाणु आकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, परमाणु आकार के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं और इनकी परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो चलो मैं आपको थोड़ा सा पहले बुक में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जो कि आपको थोड़ा सा समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने बुक में देखा है। देखो, परमाणु बहुत छोटे होते हैं और ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक सीट जितनी मोटी
परत बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट तो करेक्ट हो गया कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं और इनकी परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। तो देखो परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, ये पॉइंट भी हमारा सही है, कुछ भी अलग से हमने नहीं लिया। सेकेंड है कि 1 मीटर यानी 1 मीटर जो है वो 10 के पावर -9 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है क्योंकि 1 मीटर जो है वो 10 के पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है, राइट। अगर 1 नैनोमीटर पूछा जाता है तो फिर हम वहाँ पर कहते हैं 10 के पावर -9 मीटर, ये हम कह सकते थे। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का सापेक्ष आकार या फिर त्रिज्या लगभग 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसे भी हम आप बुक में देखो, कह रहा है कि सापेक्ष आकार के अकॉर्डिंग त्रिज्या देखा जाए तो हाइड्रोजन परमाणु का 10 के पावर -10 मीटर में होता है, यानी हमारा तीसरा पॉइंट भी करेक्ट होगा। तो फर्स्ट और थर्ड तो सही है, सत्य के रूप में फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सारी चीज़ें आपको बुक में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप बुक अच्छे से पढ़कर आएंगे तो और बेटर तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट हम कह सकते हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। ठीक है, सेकेंड है कि बर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक जो है उनके नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होने चाहिए। अब ये भी आपके बुक में ही दिया गया, देखो यहाँ पर लिखा गया कि डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था, और जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व के एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। अब यहाँ पर कह रहा है कि बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव किया जो उस तत्वों के नाम को 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा सही है, यहाँ पर फर्स्ट और 2 तो सही आ रहा है। तीसरा है कि वर्तमान में तत्वों के नामों और प्रतीकों को स्वीकृति देने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है IUPAC है। अब ये भी आपने डेफिनेटली अपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी जो है IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो कि तत्वों के नाम, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट हमारा सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल नेक्स्ट बनता है कि तत्वों के आधुनिक जो रासायनिक प्रतीकों के लेखन के संबंध में कौन सा नियम सही है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा नियम सही है। तो यहाँ पे कहेंगे कि पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। अब जैसे मान लो कैल्शियम हमें लिखना होता है तो कैल्शियम को क्या लिखते हैं, CA लिखते हैं, ना कि हम CA लिखते हैं, ये तो गड़बड़ होता है, ये हमारा सही है। उसी तरह से एल्युमिनियम को लिखना होता है तो AL लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग कैपिटल दूसरा वाला छोटा, तो ये हमारा बिल्कुल सही बनेगा, राइट। ये भी आप बुक में आप पढ़ पाएंगे। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में स्मॉल में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया गया, अगर एक सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर है तो वो कैपिटल में होगा, हाइड्रोजन जैसे हो गया। एल्यूमिनियम आपका AL होता है ना कि AL, ये गलत हो जाएगा। और इसे कोबाल्ट को CO लिखते हैं, कैपिटल स्टार्टिंग वाला कैपिटल और दूसरा वाला स्मॉल में, और उसी तरह से ये नहीं लिख सकते, राइट। सारी चीज़ें समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट आता है कि तो यानी हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन C। अगला है कि कॉपर शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किस स्थान के नाम से की गई है। तो कॉपर जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति जो हम कह सकते हैं साइप्रस से लिया गया। ठीक है, कुछ ऐसे तत्व हैं जहाँ से इनकी बना हुआ है, वहाँ से इसको लिया गया है। आप आराम से यहाँ पे देख पाएंगे। देखो जैसे कि अन्य तत्व यहाँ पर क्या था, हाँ, प्रारंभ में तत्वों के नामों को व्युत्पत्ति उनके स्थानों के नाम से ली गई जहां सर्वप्रथम वो पाए गए थे। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि अन्य जो तत्व होते हैं प्रतीक को लैटिन या फिर जर्मन या फिर ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से लिया गया। उदाहरण के लिए लोहा का प्रतीक जो है Fe होता है और उनके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया। उसी तरह से आप देखेंगे इसी प्रकार सोडियम जो है वो आपका नाइट्रियम होता है, और पोटेशियम जो होता है जिसको हम लोग के प्रतीक के रूप में दिखाते हैं वो आपका केलियम से लिया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन ए हो जाता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिया गया। इस संदर्भ में सोडियम और पोटेशियम के लैटिन नाम क्रमशः क्या है।
तो सोडियम का तो नाइट्रियम हमने देख लिया, पोटेशियम का कैलियम देख लिया, तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रियम और कैलियम, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसलिए सोडियम को Na लिखा जाता है क्योंकि नाइट्रियम है, और पोटेशियम को कैलियम दिया गया इसलिए K इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। अगला है कि कथन और कारण आधारित प्रश्न के बारे में देखिए। पहला कथन कह रहा है कि लोहा यानी लौह जो है इसका प्रतीक जो है वो Fe होता है, तो ये तो सही है। और आयरन का नाम लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया, तो जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर में थ्योरी में बताया, तो कहने का मतलब हुआ कि कथन ए बिल्कुल सही है। और इसे Fe क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरम होता है Fe, इसलिए इसे Fe प्रतीक दिया गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों कथन सही है और ए सही व्याख्या भी कर रहा है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन आपका ए हो जाता है। ठीक है, ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान यू में जो कि हमें मिलान करना है। देखिए, कार्बन का परमाणु जो द्रव्यमान है वो आपका 12 होता है, 12 यू। उसी तरह से यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का 14 यू, सोडियम का 23 यू, लेकिन मैग्नीशियम का जो होता है वो 24 होना चाहिए था, ये आपका 20, ये गलत दिया गया। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर करेक्ट था, तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए जो कि सही था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई के रूप में किस समस्थानिक को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया? तो हम जानते हैं कार्बन जो 12 है इसे स्वीकार किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सन 1961 की जो बात है, सन 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है कि किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का सही परिभाषा क्या है? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तत्वों के परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग का अनुपात होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी आपका बुक में ही दिया गया, मैंने अपने से तो नहीं लिया कुछ भी। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पर है। देखो, 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिकों के मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक का परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाता है। अगला सवाल आता है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में क्यों नहीं रह पाते हैं और वे क्या बनाते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हमारा अगर सही आंसर देखेंगे तो कह सकते हैं ऑप्शन बी होगा कि वे स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अणु एवं आयन बनाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये आप बुक में जब देखेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पूर्जित होकर के द्रव्य बनाते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा था कि नहीं रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अणु और आयन बना देते हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है कि परमाणुकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट है कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता यानी कि एटमोसिटी कहते हैं। तो पहला पॉइंट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखिएगा, सही है। मतलब कि किसी अणु की संरचना में जो भी प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या होती है उसे उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। राइट, सेकेंड है कि हीलियम और आर्गन जैसे उत्कृष्ट गैसों के लिए द्विपरमाणुविक होते हैं। अब देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कह रहा है, क्योंकि आप जब हीलियम को लिखते हैं, जैसे द्विपरमाणु का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम N2 लिखते हैं, नाइट्रोजन N2, ये द्विपरमाणु हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जब लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ H लिखते हैं, और जबकि हीलियम लिखते हैं तो सॉरी हाइड्रोजन भी लिखते हैं तो H2 लिखते हैं। हीलियम को सिर्फ और सिर्फ हम ये लिखते हैं He, तो ये एकल परमाणु हुआ। आप आराम से इसको बुक में समझिए। जैसे कि देखो, अधातु है, तत्वों के प्रकार, नाम और परमाणुकता, मतलब इसमें कितने परमाणु ने भाग लिया है। जैसे कि आर्गन में एकल परमाणु होता है, इसे क्या लिखते हैं, Ar लिखते हैं। उसी तरह से हीलियम को हम He लिखते हैं, इसमें भी एकल परमाणु है यानी एक परमाणु होता है। ऑक्सीजन जो है इसको हम लोग O2 लिखते हैं, तो ये आपका द्विपरमाणु हो गया। हाइड्रोजन जो है H2 लिखते हैं, यानी ये आपका द्विपरमाणु हो गया। यही कहने का तात्पर्य था कि हीलियम और आर्गन जैसे उत्कृष्ट गैसों के अणु द्विपरमाणुविक होते हैं। तो द्विपरमाणुविक जो कि हम कह सकते हैं नहीं होते हैं, ये पॉइंट गलत है, एकल परमाणुविक होते हैं। राइट, क्लियर हो गया।
तीसरा है कि फास्फोरस का अणु चतुष्परमाणविक यानी P4 होता है, जबकि सल्फर का बहुपरमाणविक S8 होता है। ये तो सही है ही, क्योंकि P4 हम लिखते हैं फास्फोरस के लिए और S8 लिखते हैं सल्फर के लिए। तो ये आपका चतुष्परमाणविक है और ये आपका बहुपरमाणविक है, तो ये दोनों हमारा बिल्कुल सही होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही है। तो सत्य के रूप में फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु तत्व एक परमाणविक अणु के रूप में पाया जाता है? एक परमाणविक अणु, तो जैसे कि ऑक्सीजन को हम लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं। तो अब आप आराम से गेस कर लो कि एक परमाणविक कौन होगा? एल्यूमिनियम होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाता है। अगला है कि आयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कथन असत्य है आयन के संबंध में? तो देखिए यहाँ पे कहेंगे कि ऋण आवेशित आयन को धन आयन कहते हैं, तो ये पॉइंट आप कह सकते हैं गलत होगा, क्योंकि ऋण आवेशित आयन को फिर धन आयन कहने का मतलब क्या हुआ? तो उल्टा ही हो गया ना कि मतलब जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि आवेशित कणों को आयन तो कहते हैं, लेकिन ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन कहते हैं और धन आयन को धन आयन कहते हैं। धन जिसपे पॉजिटिव होगा तो धन आयन होगा, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत है, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मिलान जो कि कुट का प्रश्न यहाँ पे दिया गया और हमें बताना है कि जैसे कि तत्व और आयन और संकेत के रूप में आयन दिया गया, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कैल्शियम आयन की बात करें तो कैल्शियम आपका Ca होता है और इस पर आपका 2+ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये मिलाया गया, तो फर्स्ट का 4 के साथ मिलना चाहिए। फर्स्ट का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे जैसे कि क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड जो है क्लोरीन को कहेंगे और यहाँ पे आपका माइनस आएगा। अभी आप बुक में भी देख पाएंगे जिसमें बहुत सारे आयन आपको अच्छे से बताए गए हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि देखिए सारणी आपका 3.6 में कुछ सामान्य सरल और बहुपरमाणविक आयन के बारे में दिया गया। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब इनके आयन हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम प्लस, पोटेशियम पे प्लस आयन, जो कि सिल्वर पर प्लस, कॉपर पर प्लस। उस तरह से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन सभी पर आपका +2 आयन होता है, 2+ आयन होता है, ठीक है। और उसी तरह से एल्युमिनियम पे 3 होगा, आयरन जो 3 होगा, आयरन 3 पर यहाँ पर 3 होगा। उसी तरह से आयरन 2 जब रहेगा तो 2+ रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड पूछा गया था अभी जस्ट आपसे, तो क्लोराइड के लिए Cl-, राइट, ठीक है। Cl- यहाँ पर है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन यानी बी का फर्स्ट के साथ होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल गया? ऑप्शन ए। मैग्नीशियम आयन क्या होगा? मैग्नीशियम आयन जो होता है आपका Mg पर 2+, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम आयन Mg पे 2+ दिया गया होगा। मैग्नीशियम ढूंढिए कहाँ पर है? मैग्नीशियम जो है आपका 2+ आयन, राइट। तो ये आपका क्लियर है, यानी सी का 2 के साथ सब कुछ मिल रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसमें देखिए हाइड्रोक्साइड आयन लिखा होगा, हाइड्रोक्साइड, तो इसके क्या है? OH- होता है, तो OH- यहाँ पे आप देखिए दिया गया है कि नहीं दिया, तो यहाँ पर क्लियरली हम देख पाएंगे कि सही आंसर हमारा ए हो जाता है। तो ये सब आयन आपको याद रखिएगा, ये आयन से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, खास करके कार्बोनेट वाला, सल्फाइड वाला, सल्फेट वाला, फॉस्फेट वाला, बहुत सारे प्रश्न आपसे इस तरह के पूछे जाते हैं। जब ये आप याद रखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। और मुझे पता है कि आप लोग इतने समय से पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री को इतना तो बारीकी नॉलेज तो होता ही है सबको। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब ये देखो बुक में ऑलरेडी आपका लिखा गया है कि संयोजकता हम लोग किसको कहते हैं, मैंने कहीं तो देखा था, चलो यहाँ पर शायद मैंने देखा है कहीं, तो देखो ये है कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब जोड़ने की जो शक्ति होती है, संयोजन करने की शक्ति होती है, उसे हम लोग संयोजकता कहते हैं। बहुपरमाणविक आयनों पर उपस्थित आवेश हमेशा उसके रासायनिक सूत्रों में कोष्टक के बिना ही लिखा जाता है, चाहे उसकी संख्या कितनी भी हो। ये तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कितनी भी संख्या हो तो कैसे लिख सकते हैं भाई, कोष्टक तो देना पड़ता है। अगर एकल परमाणु होता है तब वहाँ पे कोष्टक नहीं देते हैं, लेकिन अगर द्विपरमाणविक होगा जैसे कि Na2CO3 हम जब लिखते हैं तो वहाँ पे हम तो कोष्टक देते ही हैं, ऐसा तो नहीं कि बिना कोष्टक के लिखते हैं। उसी तरह से मैंने आपको बताया था जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत होगा, समझ में आ गया होगा कि क्यों गलत होगा। रासायनिक सूत्र लिखते समय धातु के प्रतीक को हमेशा पहले बाईं ओर लिखा जाता है, ये हमारा करेक्ट है। धातु को पहले और अधातु को बाद में,
ये भी हमारा एक यहाँ पे जो कि कंडीशन दिया गया। देखो, जब एक यौगिक किसी धातु और अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, यानी सोडियम क्लोराइड की बात करें तो NaCl यानी सोडियम पहले और क्लोराइड को बाद में लिखेंगे। आयरन सल्फाइड में देखिए FeS। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तो ये सब बाद में लिखा गया, राइट। ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब, क्लोरीन जो है वो बाद में लिखा गया है तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर धातुएं हैं तो उन्हें हम बाईं तरफ लिखते हैं। मतलब पहले हम धातु को लिखेंगे, बाद में धातु को लिखेंगे। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल करेक्ट था, राइट। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम टिक करेंगे किसे, सत्य बताना था तो 1 और 3 को। 1 और 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी। उम्मीद है कि वीडियो को आपने लाइक जरूर कर दिया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, H2S। ठीक है, H2S यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे कि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो आपका 1 होता है और जो सल्फर की संयोजकता होती है, जो सल्फर की संयोजकता होती है वो 2 होता है। तो क्या होता है कि इसमें हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्रॉस होता है, जैसे कि आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो H2S, जैसे कि आप बुक में देखो, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र जो है वो क्रॉस कराया जाता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H है और इसका जो है जो संयोजकता है वो 1 होता है, ठीक है। और उसी तरह से जो प्रतीक आपका सल्फर का है वो इसका संयोजकता 2 होता है। अब इसमें क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में क्या होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S बनेगा। इसी तरह से आप बाकी में देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, हाइड्रोजन का प्रतीक H, इसकी संयोजकता 1, क्लोरीन की जो है वो Cl और इसकी संयोजकता भी 1। जब क्रॉस कराएंगे तो सिंपल दोनों 1-1 होता है तो नहीं लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है, जैसे कार्बन का तो 4 होता है, संयोजकता 4 लिखा, क्लोरीन का 1 होता है। अब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, इसका क्रॉस इसके साथ तो यानी C1 होगा और इसका क्रॉस तो Cl4 होगा, इसलिए इसको पूरी तरह से CCl4 लिखा जाता है, राइट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा और इसे कैसे संयोजन होता है, तो यहाँ पे देखो कह सकते हैं ऑप्शन डी होगा, CCl4, अभी जस्ट हमने बात किया। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, न कि CaOH ट्वाइस। जब हम जानते हैं कि जब बहुपरमाणविक होता है, जैसे कैल्शियम का बहुपरमाणविक है, तो हम इसे कोष्टक में लिखते हैं, मतलब इसका जो है क्रॉस कराएंगे तो इधर लिखेंगे, इसलिए कोष्टक में लिखा जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र में कोष्टक का उपयोग यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 पृथक पृथक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं, यानी हमारा ये पॉइंट बिल्कुल सही था, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट आता है। अच्छा, तीसरा आता है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaCO3, ये गलत है, क्योंकि देखो हमने बात किया था ना कि सोडियम का जो है उसका 1 होता है मतलब ये संयोजकता, लेकिन जो कार्बोनेट है CO3 जो है कार्बोनेट, तो इसका 2 होता है। तो जब 2 होगा तो क्रॉस कराएंगे तो Na2CO3 होगा, Na2CO3, सोडियम वाला 1 इस पे आएगा, तो टोटल हमारा मिलाकर के क्या बनता है, Na2CO3। तो ये हमारा 2 यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए ये पॉइंट गलत होगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो कि सही है, सत्य के रूप में 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि आणविक द्रव्यमान की गणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर कहेंगे कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, इसलिए हमारा बी बिल्कुल सही होगा। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि H2O यानी जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1U है और ऑक्सीजन का 16U है। तो यहाँ पे देखिए H2O लिखते हैं, यानी कहने का मतलब 1 × 2 + 16, यानी 2 + 16 बराबर कितना, टोटल 18। तो 18 आएगा सही आंसर, ऑप्शन बी, राइट। क्योंकि हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु थे ना, तो इसलिए मैंने 2 यहाँ से मल्टीप्लाई किया, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान 63U होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। जैसे कि HNO3 अगर हम लिखें HNO3, तो देखें हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया और नाइट्रोजन का हमने देखा था 14 होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है,
8 8 दूनी की 16, तो 16 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का 3 यहाँ पर है, तो 1 + 14 + 48 टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 63। तो यही बात यहाँ पर 63U लिखा गया, राइट। सेकंड आता है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उस पदार्थ के लिए की जाती है जिनके संगठक कण आयन होते हैं। ये पॉइंट भी करेक्ट है क्योंकि जो पदार्थ आणविक न होकर के आयनिक जाल बनाते हैं उनके लिए आणविक द्रव्यमान के स्थान पर सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा सही है। सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान जो कि हमारा 58.5 U जो कि U होता है, ये भी एक तरह से बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि NaCl जब होगा आप आराम से लिखना कि इसका 23 हो जाएगा और इसका जो होगा वो आपका 35 पॉइंट इस तरह से 5, तो टोटल आप दोनों को जोड़ोगे तो आपका 58.5 बिल्कुल सही निकल करके आएगा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, राइट। अगला सवाल कह रहा है कि किसी रस अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं के द्रव्यमान अपरिवर्तित रहने का मूल कारण डाल्टन के किस विचार में छुपा हुआ था। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि परमाणु अविभाज्य कण है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में न सृजन होता है न विनाश होता है, तो ये हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, अमोनियम सल्फेट का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा। अब आप इसे आराम से गेस कर सकते हो, अमोनियम सल्फेट, तो करेक्ट क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे अमोनियम सल्फेट, जैसे कि सल्फेट का 2 होता है तो आपका कुल मिलाकर ये बनेगा सही आंसर। NH4 जैसे कि मैं अच्छे से लिख देता हूँ, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये होता है आपका अमोनियम सल्फेट का, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण पर आधारित है। तो पहला पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान से भिन्न विधि द्वारा परिकलित जो कि किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि परिकलन की विधि बिल्कुल समान होती है, दोनों में ही सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों को जोड़ा जाता है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि कारण में कि सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग केवल उन पदार्थों के लिए करते हैं जिनके संगठक कण आयन होते हैं। तो देखिए ये हमने ऊपर में बताया था आपको कि तकनीकी रूप से ये जो अंतर है वो केवल आयनिक यौगिकों की संरचनात्मक प्रकृति को दर्शाने के लिए मतलब एक शब्दावली है, मतलब दोनों में तो समान ही होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा कि ए गलत है परंतु आर सही है, इसलिए यहाँ पर डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला सवाल कि कॉपर सल्फेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान जो कि 159.5 U होता है, जैसे कि आप इसको देख पाएंगे यहाँ पर। तो एक तरह से हम कहेंगे कि पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट आप आराम से देख लेना। अब तो सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है कॉपर सल्फेट, फिर भी एक बार लिख देता हूँ CuSO4, ठीक है। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, तो ये आप ध्यान में रखना, आराम से निकाल लीजिएगा। रासायनिक सूत्रों में तत्वों के संयोजन को हमेशा उनकी पूर्ण संख्या के सरल अनुपात में ही व्यक्त किया जाता है, तो ये पॉइंट भी हमारा सही है क्योंकि डाल्टन के सिद्धांत और निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार तत्व हमेशा पूर्णांक अनुपात में ही जुड़ते हैं, राइट। तो ये हमारा सही है। तीसरा आता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के अनुसार परमाणु को ब्रह्मांड का सबसे अंतिम अविभाज्य कण माना जाता है। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि आधुनिक खोजों से सिद्ध हो चुका है कि परमाणु विभाजक है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणविक कण भी उपस्थित हैं, तो ये तो हमारा गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड सही होगा, ये ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सत्य बताना है ऑप्शन ए। अगला है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की सुसंगत व्याख्या करता है। तो देखिए सुसंगत व्याख्या की अगर हम बात करें तो किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, ये हमें बताता है, राइट। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। डाल्टन का जो सिद्धांत का अंतिम अभिग्रहित यही था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, सीधे तौर पर प्राउस्ट के स्थिर या फिर हम कह सकते हैं निश्चित अनुपात के नियम के सिद्धांत पर आधारित था। अगला सवाल है कि रासायनिक सूत्र CaCl2 वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड हमेशा पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी। अब इसे याद रखना है और समझना भी है कि कैसे निकाला जाता है। कैल्शियम का मान के चलो कि इसका 2 होता है संयोजकता, और जो क्लोरीन है, क्लोराइड है, वो 1 होता है। तो आप अगर इस क्रॉस कराओगे तो क्या निकलेगा, क्रॉस कराओगे तो Ca इस पर 1 और Cl2, तो यहाँ पे हम लिखते क्या है CaCl2, ये होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए मैग्नीशियम और क्लोरीन की संयोजकताओं का सही संयोजन क्या होगा। देखो
यहाँ पर भी उसी तरह से लॉजिक लगाएंगे, जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है 2 होता है और क्लोरीन का 1 होता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म पूर्णतः समान होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकेंड है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं, ये तो करेक्ट है, क्योंकि डाल्टन के अनुसार तत्वों की भिन्नता उनके परमाणुओं के मूल द्रव्यमान और गुणों की भिन्नता के कारण ही होती है, तो ये हमारा सही होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व न होने पर भी यह रासायनिक अभिक्रियाओं में अपनी पहचान बनाए रखता है, ये भी सही है, क्योंकि अणु या फिर आयन के रूप में भी परमाणु ही रासायनिक परिवर्तन का मूल आधार बने रहते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट हमारा सही है, ऑप्शन डी। अगला सवाल आता है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाए तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ये ध्यान रखिएगा, जब द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान सदैव अनुपात 3:8 होगा, ठीक है, 3:8 होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब 3 ग्राम हम कार्बन की बात कर रहे हैं और 8 ग्राम जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो जब इन्हें जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन पूर्णतः संयोजित होकर के 3 + 8, यानी यहाँ कहने का मतलब कि 3 + 8 11 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करेगा, क्योंकि ना तो विनाश होता है, ना ही सृजित, ना ही विनाश, तो ये आप समझ पाएंगे कि संयोजित होकर के आपका टोटल 11 ग्राम ही होगा। बहुपरमाणविक आयन का सबसे सटीक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा माना जाएगा। बहुपरमाणविक आयन, तो यहाँ पर देखो, बहुपरमाणविक की अगर हम बात करें बहुपरमाणविक आयन के रूप में, तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी अमोनियम आयन करेक्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन, राइट, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अमोनियम आयन परमाणु का एक ऐसा समूह है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तत्व शामिल हैं और इस पूरे समूह पर एक नेट आवेश +1 उपस्थित है, इसे ही बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। बाकी सभी एकल परमाणविक आयन के रूप में हम देख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला सवाल बनता है कि तत्वों के प्रतीकों को उनके नामों के अक्षरों में व्यक्त करने की बर्जिलियस प्रणाली का मुख्य लाभ क्या था। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम मुख्य लाभ की बात करें तो कह सकते हैं कि यह डाल्टन के चित्रों द्वारा प्रतीकों की तुलना में लिखने और याद रखने में अत्यधिक सरल थे, ठीक है। तो जैसे कि डाल्टन द्वारा प्रयुक्त किए गए जो ज्यामितीय और सचित्र प्रतीक जटिल और उन्हें बार बार बनाना कठिन था, बर्जिलियस जब, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये हम देखेंगे जब उन्होंने अपना सुझाव दिया था, कहाँ गया, हाँ, जैसे कि देखो, ये डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक थे, तो अब इन्हें अब बनाने के लिए मान लो कि जब ऑक्सीजन को समझाना था तो किसी को बार बार ये बनाना पड़ता, कार्बन के लिए ये बना करके उसमें ब्लैक करो, हाइड्रोजन के लिए बना करके ये करो, तो मतलब ये एक तरह से किसी को बताने के लिए बार बार बनाना और थोड़ा कठिन होता था। लेकिन जब बर्जिलियस ने ऐसा किया कि सिर्फ और सिर्फ उनके वर्णमाला में जो भी अक्षर हैं उनको बताया जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, तो ये उनके लिए एक तरह से कह सकते हो कि बर्जिलियस प्रणाली मुख्य लाभ यही था कि डाल्टन के चित्रों और प्रतीकों की तुलना में लिखने और याद करने में अत्यधिक सरल थी, राइट। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस चैप्टर से मेरे पास इतने सारे जो कि प्रश्न मैंने बनाए थे और उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल आपका ये एनसीईआरटी का चैप्टर 3 कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ होगा। देखिए, काफ़ी लोग आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि एग्जाम्पलर जो दिए गए हैं उस पर भी क्वेश्चन बनाइए, तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था तो उसमें आप लोग का रिस्पांस ठीक था क्योंकि वो वीडियो की लेंथ कम थी। लेकिन जब मैंने सेकंड वीडियो डाला तो उसमें वीडियो की लेंथ ज़्यादा थी, करीब 1 घंटे के आसपास थी, 51 मिनट के आसपास थी, तो उस पर आप देख लो कि वीडियो पे रीच बिल्कुल भी नहीं गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वीडियो का लेंथ बढ़ाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में मतलब लेंथ को कम रखते हुए ज़्यादा चीज़ें आपको देना। लेकिन आप लोग का डिमांड है कि जो एग्जाम्पलर भी दिया गया उसको भी आप सॉल्व कराइए, तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन लोग देखें तब तो, मतलब अगर लोग देखेंगे नहीं तो फिर मुझे 2 घंटे बोलने का क्या मतलब बनता है। तो आप लोग थोड़ा देखो और अपना रिएक्शन भी दो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। Thanks for watching. Keep watching. Keep learning. Have a good day.